विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमारे इतिहास में बहुत कम चर्चा की जाती है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहां हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो आज इसी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसमें जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो छात्र अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। उस सबसे पहले बात करते हैं विक्रम शब्द की, कि विक्रम शब्द का मतलब क्या होता है। विक्रम शब्द का मतलब होता है वीरता या श्रेष्ठ। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। और शिला का अर्थ क्या होता है? वैसे शिला का अर्थ पत्थर भी होता है, पत्थर को भी शिला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे शिला का मतलब पत्थर नहीं है बल्कि शील है। शील की चर्चा मैंने पिछली वाली वीडियो में की थी। शील 5 हैं जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। पहला है हिंसा न करना, दूसरा है चोरी न करना, तीसरा है व्यभिचार न करना, चौथा है झूठ न बोलना, पांचवा है नशा न करना। तो इन पांचों को ही शील कहा जाता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। विक्रमशिला महाविहार बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। आजकल जो बिहार है ना राज्य, तो वहां पे एक भागलपुर जिला है, तो उस भागलपुर जिले में ही ये स्थित है। ये महाविहार नालंदा के जैसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जैसा नालंदा था ठीक वैसा ही ये था। इसकी स्थिति भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर बताई गई है, जहां से प्राचीन काल के खंडर बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक पत्थर घाट है, तो वहां की एक पहाड़ी पर इस तरह के खंडर मिले हैं, और उन्हीं खंडरों को जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये बताया है कि यहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। और आप सामने जो फोटो देख रहे हो यही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पाल वंशीय राजा धर्मपाल ने अपने शासनकाल में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाई थी। उन्होंने यहाँ पर कई मठ भी बनवाए थे और उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान भी दिया था। विक्रमशिला महाविहार में 160 से भी अधिक व्याख्यान यानी कि लेक्चर कक्ष यानी क्लास बने हुए थे। कितने? 160 से भी ज्यादा बने हुए थे। धर्मपाल के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इसके परिणाम स्वरूप विक्रमशिला महाविहार लगभग 400 वर्षों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बना रहा था। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं इतिहास में कि हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मा ने क्या किया था कि मिलके उस समय बंगाल के राजा शशांक, जिसका नाम था नरेंद्र गुप्त, जो वास्तविक नाम था नरेंद्र गुप्त ही था, शशांक तो बाद में इतिहासकारों ने लिख दिया है, तो उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। और क्यों किया था? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला जो कारण है कि हर्षवर्धन के भाई प्रभाकर वर्धन की उसने हत्या करवा दी थी। किसने? शशांक ने। दूसरा कारण है कि उसने बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को कटवा दिया था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने क्या किया कि असम के राजा भास्कर वर्मा, जो कि हर्षवर्धन के परम मित्र थे, उनके साथ मिलकर शशांक के पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर दिया था। इसके बाद आधा जो हिस्सा था, कुछ जो हिस्सा था वो भास्कर वर्मा ने ले लिया था, और जो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था वो हर्षवर्धन ने ले लिया था। तो बंगाल 2 भागों में बट गया था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वहां पे अव्यवस्था फैल गई थी। अव्यवस्था फैलने के बाद क्योंकि वहां कोई राजा नहीं रह गया था, तो 750 ईस्वी के आसपास, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि 750 ईस्वी के आसपास बंगाल की जनता ने क्या किया कि अपने सर्वसम्मति से एक गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया था बंगाल का। और गोपाल को ही पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। गोपाल का शासनकाल था 750 से 770 ईस्वी के मध्य में,
ये एक अनुमानित शासनकाल है, निश्चित शासनकाल नहीं है, क्योंकि इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग लिखते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और गोपाल ने अपने शासनकाल में क्या किया था कि उदंतपुरी महाविहार का निर्माण कराया था, जिसे उदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गोपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी ही था। गोपाल के शासनकाल की जानकारी है वो धर्मपाल के खलीमपुर लेख और तारानाथ के लेखों में मिलती है। विक्रमशिला महाविहार में 6 महाविद्यालय थे। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कितने थे? 6। और प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 अध्यापक होते थे। 6 अलग अलग महाविद्यालय थे और प्रत्येक महाविद्यालय में केंद्रीय कक्ष होता था। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर क्या होता था कि एक एक द्वार विद्वान बैठता था। गेट पे एक विद्वान को बिठाया जाता था, जिसे आमतौर पर महापंडित कहा जाता था। इतिहासकारों ने महापंडित लिखा है और कुछ इतिहासकारों ने उसको चौकीदार भी लिखा है। जब आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पे चौकीदार लिखा हुआ है, लेकिन चौकीदार उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जो बहुत ही विद्वान हो, अनपढ़ को नहीं बनाया जाता था। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए वहां स्थित द्वार विद्वान के परिरक्षण के उपरांत ही विद्यार्थी का प्रवेश संभव होता था। यहाँ पे आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। अगर किसी छात्र को महाविद्यालय में प्रवेश चाहिए तो सबसे पहले वो गेट पे जाता था और वहां पे कौन होता था? द्वार विद्वान होता था। द्वार विद्वान उस छात्र की परीक्षा लेता था। अगर उस परीक्षा में वो छात्र पास हो गया तो ही महाविद्यालय के अंदर उसका प्रवेश संभव था, अन्यथा वहां से लौटा दिया जाता था उसको। और सेम यही प्रक्रिया कहाँ पे होती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। तो ये हैं उन महापंडितों के नाम जो महाविद्यालय के द्वार पर बैठते थे और इनकी परीक्षा के उपरांत ही किसी छात्र को महाविद्यालय के अंदर प्रवेश दिया जाता था, अन्यथा नहीं दिया जाता था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, पूर्व के द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति बैठते थे। नंबर 2, पश्चिम के द्वार पर बागीश्वर कीर्ति बैठते थे। नंबर 3, उत्तर द्वार पर नारोब बैठते थे। नंबर 4, दक्षिण द्वार पर प्रज्ञाकरमती बैठते थे। और नंबर 5, प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्न वज्र बैठते थे। नंबर 6, द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञान श्री मित्र बैठते थे। तो ये 6 महापंडित थे जो द्वार पर बैठते थे और प्रत्येक महाविद्यालय में एक ही द्वार होता था। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। विक्रमशिला महाविहार में महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि व्याकरण के बारे में तो आप लोग जानते हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तर्कशास्त्र का मतलब होता है कि बच्चों को तर्क करना सिखाया जाता था। चिकित्सा शास्त्र का मतलब है कि उस समय डॉक्टरों को क्या कहा जाता था? वैद्य। आजकल क्योंकि डॉक्टर शब्द है वो इंग्लिश का वर्ड है ना, ये हिंदी का तो है नहीं, ना ही संस्कृत का है। उस समय वैद्य कहा जाता था। वैद्य जब कोई व्यक्ति बीमार होता था तो नाड़ी को देखते थे, इसके बाद उसकी बीमारी का पता लगाते थे, फिर जंगल में जाते थे, जो जड़ी बूटी होती थी वो लाते थे, फिर उस मरीज को उसे देते थे। तो इस तरह से बहुत समय लगता था उसमें। आजकल जो हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत वो इंजेक्शन लगाएगा और तुरंत राहत मिल जाती है कुछ समय के बाद। तो इसमें जो है वो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो वैद्य का जो इलाज है वो एक बहुत लंबे समय तक आपको रोग से राहत दिला सकता है, लेकिन एक डॉक्टर का इलाज है वो सिर्फ कुछ समय तक ही आपको राहत दिला सकता है, बाद में आप फिर से बीमार हो जाएंगे। ये सिर्फ हमारे मन की कल्पना है कि डॉक्टरों का इलाज बहुत अच्छा होता है और वैद्य का इलाज अच्छा नहीं होता है। वैद्य से अगर आप इलाज कराते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी वैद्य से आप इलाज कराते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होगी, लेकिन संभवतः पूरी तरह से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आप एक डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो डॉक्टर उसको कुछ ही दिनों में ठीक कर देगा, लेकिन दोबारा से वो बीमारी फिर से बनने लगती है। और पंचविद्या, देखो पंचविद्या के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। पंचविद्या में 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। नंबर 1 शब्द विद्या होती थी,
और नंबर 2 शिल्प स्थान विद्या होती थी, जिसमें कारीगरी, यंत्र बनाना आदि सिखाया जाता था बच्चों को। तीसरी होती थी चिकित्सा विद्या, इसमें भी चिकित्सा विद्या शामिल है। और चौथी होती थी हेतु विद्या, इसमें सत्य और असत्य के बारे में फर्क करना बच्चों को सिखाया जाता था। बच्चों को बताया जाता था कि ये काम गलत है और ये काम सही है, ये सत्य है और ये असत्य चीज है। ये सब बच्चों को सिखाया जाता था। पांचवी विद्या होती थी अध्यात्म विद्या, जो कि बहुत लंबी होती थी और बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इन पांचों विद्याओं में जो छात्र निपुण हो जाता था उसे क्या कहा जाता था? परिपक्व कहा जाता था। यहाँ के आचार्यों में सर्वाधिक उल्लेखनीय आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान थे। देखिए, दीपंकर श्रीज्ञान के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि दीपंकर श्रीज्ञान कौन थे। इनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में। आचार्य अतीश दीपंकर श्रीज्ञान इनका पूरा जो नाम था। इनका जन्म संभवतः, मैं बता रहा हूँ, संभवतः 980 ईस्वी में कहाँ हुआ था? विक्रमपुर में हुआ था। और ये विक्रमपुर कहाँ है? आधुनिक बांग्लादेश में है। और उनकी मृत्यु हुई थी 1054 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तिब्बत में हुई थी। आचार्य अतीश दीपंकर श्रीज्ञान ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को तिब्बत और सुमात्रा, जो इंडोनेशिया में, वहां पे जाके फैलाया था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब मैं आपको कलचुरी वंश के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने एक चीज की चर्चा की थी कि कलचुरी वंश के राजा लक्ष्मीकर्ण और पाल वंश के राजा नेपाल के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था। कई दिनों तक वो युद्ध चलता रहा, किसी भी राजा की उसमें हार जीत नहीं हुई। इससे क्या है कि जनता की जो फसल थी उसको नुकसान हो रहा था। अब आम जनता के लोग डायरेक्ट राजा के पास तो जा नहीं सकते थे, तो वो गए आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के पास, उनसे इसके बारे में बताया। आचार्य दीपंकर गए, दोनों राजाओं से बात करी और एक संधि करवाई थी। और उस संधि के तहत क्या किया था कि लक्ष्मीकर्ण, जो कि कलचुरी राजा थे, उसने क्या किया था कि अपनी पुत्री यौवन श्री का विवाह है उनके पुत्र विग्रहपाल द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो गया था। और इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका आचार्य अतीश दीपंकर ने निभाई थी। और आचार्य अतीश दीपंकर ये कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे। इसको भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तिब्बती स्रोतों में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की थी। अन्य विद्वानों की भी चर्चा होती है। बैरुचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, रत्नवज्र, ज्ञानपाद, रचित, जेतरी, तथागत आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। 12वीं शताब्दी में लगभग 3000 विद्यार्थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ पर तिब्बती छात्रों के आवास के लिए एक विशिष्ट अतिथि गृह भी बनाया गया था। यानी जो विदेश से छात्र आते थे उनके लिए एक विशेष प्रकार का अतिथि गृह बनाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। इस महाविहार में एक विशाल पुस्तकालय भी था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पुस्तकालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे भी एक पुस्तकालय की चर्चा की थी। और वहाँ पे ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जब उसको नष्ट किया था तब उसमें आग लगा दी थी पुस्तकालय में। और 90 लाख से भी ज्यादा वहां पे पांडुलिपियां थी, वो सारी जल के खाक हो गई थी। और यहाँ पर भी एक पुस्तकालय की चर्चा की गई है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। जितने भी विश्वविद्यालय थे सब में पुस्तकालय थे। और महाविहार को चलाने के लिए, यानी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, एक संघ अध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद थी। संघ अध्यक्ष कौन होता था? जैसे वो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनका एक संघ होता था, उन्हीं में से एक अध्यक्ष होता था। इस चीज को आपको याद रखना है, उसी को संघ अध्यक्ष कहा जाता था। ये परिषद महाविहार से संबंधित, यानी विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करती थी। तिब्बती विद्वान तारानाथ के विवरणों से ज्ञात होता है कि पाल राजा नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देखभाल के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्यों को नियुक्त करते थे। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय एक बड़ा विश्वविद्यालय था और उसके कार्यों की देखभाल के लिए जो पाल राजा थे, यानी पाल वंश के जो राजा थे, वो क्या करते थे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्यों को नियुक्त करते थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो छात्र होते थे जिनका स्नातक हो जाता था कंप्लीट, तो उन्हें क्या किया जाता था कि पाल राजा उन्हें उपाधियां देते थे। और उपाधियों में जैसे किसी छात्र ने स्नातक कर लिया तो उसको पंडित की उपाधि दी जाती थी। पंडित का मतलब विद्वान होता है, ब्राह्मण नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
वो जो परास्नातक कर लेता था उसको महापंडित कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था या आचार्य कहा जाता था। और ये उपाधियां कौन देता था? जो पाल राजा उस समय के थे वो देते थे। और यहाँ पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा तारानाथ के बारे में, क्योंकि इनकी चर्चा इतिहास में भी बहुत की जाती है। तारानाथ तिब्बत के थे और इनका जो जन्म है वो संभवतः 1575 में हुआ था। जन्म निश्चित नहीं है, जो इतिहासकार लिखते हैं वही मैं बता रहा हूँ। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक जोनाड संप्रदाय है, उसके ये लामा थे। इनके गुरु भारत के थे, उनका नाम था बुद्धनाथ और उनका जन्म भारत में ही हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से तारानाथ के ग्रंथ विश्वसनीय और प्रमाणित माने जाते हैं, इसीलिए इतिहास में इनके ग्रंथों की भी चर्चा होती है। विक्रमशिला महाविहार 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक संपन्न विश्वविद्यालय था। कब था? 11वीं-12वीं सदी में था। इस चीज को याद रखना है आपको। महाविहार के जो प्रमुख आचार्य थे दीपंकर सहित और भी दीपंकर के अलावा थे, वो तिब्बत गए थे और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इस प्रकार यहाँ के आचार्यों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्यों ने की थी। और आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सारी चीजों की शिक्षा दी जाती थी। सभी छात्र आते थे। आर्यभट्ट का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो आर्यभट्ट ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? नालंदा से प्राप्त की थी। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने संभवतः 1198 से 1203 के मध्य में विक्रमशिला महाविहार को दुर्ग यानी कि किला समझ के ध्वस्त कर दिया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा बख्तियार खिलजी के बारे में। उसने सभी जो भिक्षु होते थे उनकी सामूहिक हत्या करवा दी थी तथा वहां के असंख्य ग्रंथों को जला दिया था, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। उस समय विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो साक्य श्रीभद्र थे, जिस समय बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट किया था। उस समय उन्होंने क्या किया कि अब कुछ अपने अनुयायियों के साथ वो जान बचा के कहाँ चले गए थे? तिब्बत चले गए थे। भारत के इस गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय का दुखद अंत हुआ था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने के बाद बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को खत्म किया था। और अगर ये दोनों विश्वविद्यालय आज अगर खत्म नहीं होते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आक्रमणकारी हमेशा विश्वविद्यालय को ही क्यों निशाना बनाते थे? क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी ये नहीं चाहेगा कि हमारा इतिहास लिखा जाए और बाद में इनके बच्चे वो इतिहास पढ़ें और वो हमसे बदला लें, यानी कि हमारे आने वाली संतानों से बदला लें। इसलिए जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने या तो मंदिरों को निशाना बनाया या फिर विश्वविद्यालय को निशाना बनाया या महाविहारों को निशाना बनाया या फिर धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। सभी आक्रमणकारियों ने ये किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी के बारे में आप सबको जानना चाहिए कि बख्तियार खिलजी कौन था। बख्तियार खिलजी का इतिहास कहाँ मिलता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसका इतिहास सिर्फ एक ही किताब है उसमें मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, और उसका नाम है तबकात-ए-नासिरी और उसकी रचना 13वीं शताब्दी में मिनहाज उस सिराज के द्वारा की गई थी फारसी भाषा में। तबकात-ए-नासिरी में मोहम्मद गौरी से लेकर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक की चर्चा की गई है और उसी किताब में बख्तियार खिलजी का उल्लेख किया गया है और किसी अन्य किताब में नहीं किया गया है। इतिहासकार लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में हुआ था और बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। कुतुब-उद-दीन ऐबक ने क्या किया था कि बख्तियार खिलजी को बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया था। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बिहार पर आक्रमण किया और उस समय जो बिहार के जो राजा थे उनका नाम था इंदुमन भीरू, लेकिन इंदुमन भीरू बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और वो पराजित हो गए थे। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी थी और उस समय लगभग 90 लाख पांडुलिपियां थी, उसमें सारी जल के खाक हो गई थी। सोचो अगर 90 लाख वो पांडुलिपियां थी, आज वो अगर मौजूद होती, उनमें से 1 लाख ही मौजूद होती, तो आज भारत का जो इतिहास है वो इतना विवादित नहीं होता। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली होता। आज हम जो इतिहास के नाम पर लड़ते रहते हैं वो नहीं लड़ते होते। परंतु एक सवाल बनता है कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया था?
इसके पीछे अनेक कहानियां प्रचलित हैं जो कि जनमानस की कहानियां हैं, सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी एक जनश्रुति है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हो गया था। तुर्की तथा अफगानी हकीम वो ठीक नहीं कर पाए। उसी समय किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में चले जाओ, वहां पे एक ब्राह्मण है, उसका नाम है राहुल श्रीभद्र, वो बहुत अच्छा वैद्य है, वो तुम्हें ठीक कर देगा। तो बख्तियार खिलजी के आदमी गए और राहुल श्रीभद्र को ले आए। लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक ही शर्त उसके सामने रखी कि बिना हिंदुस्तानी दवाइयों के मुझे ठीक करके दिखाओ, और अगर तुम नहीं कर पाए तो हम तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा उसने कहा। राहुल श्रीभद्र ने क्या किया कि बख्तियार खिलजी की शर्त मान ली और 7 दिन बाद वो फिर से बख्तियार खिलजी के पास गए और उसे कुरान दी और कहा कि प्रतिदिन इसका पाठ करना। बख्तियार खिलजी ने कुरान का कुछ दिनों तक पाठ किया और वह ठीक हो गया, क्योंकि राहुल श्रीभद्र ने क्या किया था कि कुरान के प्रत्येक पेज पर एक दवाई का लेप लगा दिया था। तो जब भी वो कुरान पढ़ता था तो उसे पेज पलटने के लिए कुछ थूक का इस्तेमाल करना होता था या उंगली का इस्तेमाल करना होता था। तो वो धीरे धीरे वो दवाई उसके मुंह में जाती रही और वो धीरे धीरे वो ठीक हो गया था। बख्तियार खिलजी जब पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने सोचा कि इतना अच्छा ज्ञान काफिरों के पास कैसे हो सकता है। ये लोग काफिर कहते थे भारतीय लोगों को, इसके ज्ञान के केंद्र को नष्ट किया जाए। इसीलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। परंतु ये एक जनश्रुति है, इसमें सच्चाई है कि नहीं है, इसके बारे में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है। बिहार को जीतने के बाद बख्तियार खिलजी ने 1203 या 1204 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया था और उस समय बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन। लेकिन बख्तियार खिलजी के डर से उन्होंने अपनी नदिया को छोड़कर, नदिया उनकी राजधानी थी, वो उसको छोड़ के बांग्लादेश चले गए थे। बख्तियार खिलजी ने उनकी राजधानी नदिया में खूब लूटपाट मचाई थी। फिर उसने क्या किया था कि बंगाल की नई राजधानी लखनौती में बनाई थी और वहीं से अपना शासन शुरू किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल और बिहार का सूबेदार उसको नियुक्त किया था। तो वो तो चाहता था कि सारा एरिया हमारे कब्जे में आ जाए। 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के दिमाग में आया कि चलो तिब्बत पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि तिब्बत की जनता को उसने ऐसा समझ रखा है ये भी भारतीय जनता की तरह होगी, कुछ नहीं बोलेगी, शांति से देखती रहेगी, हम उसके राजाओं पर अत्याचार करते रहेंगे। लेकिन ऐसा वहां बिल्कुल नहीं था। तिब्बत के राजा तक पहुंचने से पहले वहां की जनता ने ही उसको भगा दिया था, खदेड़ दिया था। 1205 में ही अली मर्दन के द्वारा, एक कोई सरदार था, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। और आज के इस वीडियो में मैंने बख्तियार खिलजी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और जो छात्र अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।